नमस्कार। आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सीधे प्राचीन भारत के पन्नों से निकल कर आया है। क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय शादियां कितने तरह की होती थीं? हम बात कर रहे हैं मनुस्मृति जैसे ग्रंथों की, जहां विवाह का कॉन्सेप्ट आज से बहुत अलग था। मतलब एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 8 तरह के विवाहों का जिक्र मिलता है। ये जो अरेंज्ड मैरिज और लव मैरिज की बहस है, हमें लगता है कि ये बहुत मॉडर्न है, आज के ज़माने की बात है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये डिस्कशन सदियों बल्कि हज़ारों साल पुराना है? जी हाँ, आज का ये विश्लेषण हमें इसी सवाल की जड़ों तक ले जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, 2 नहीं, पूरे 8। प्राचीन ग्रंथों में मैरिज को 8 अलग-अलग कैटेगरीज में बांटा गया था। चलिए, एक-एक करके इस इंटरेस्टिंग सिस्टम को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन 4 विवाहों की जिन्हें सोशल और मॉरल तौर पर सबसे अच्छा माना जाता था। इन्हें कहते थे प्रशस्त विवाह। मतलब वो शादियां जो धर्म के रास्ते पर चलती थी, जिन्हें सोसाइटी अप्रूव करती थी। ये 4 विवाह उस समय के समाज के लिए आप कह सकते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड थे। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी कर्तव्य, धर्म और हाँ, परिवार की सहमति को। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है ब्रह्म विवाह। इसे शादी का सबसे ऊंचा और सबसे पवित्र फॉर्म माना जाता था। इसमें होता ये था कि पिता अपनी बेटी के लिए एक पढ़े लिखे, अच्छे चरित्र वाले लड़के को ढूंढता, उसे सम्मान से घर बुलाता और अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देता। ये आज की अरेंज्ड मैरिज का कह सकते हैं सबसे प्योर फॉर्म था। अगला है दैव विवाह। इसमें मान लीजिए किसी पुरोहित ने कोई बहुत बड़ा यज्ञ सफलतापूर्वक पूरा करवाया, तो यज्ञ कराने वाला पिता सम्मान के तौर पर अपनी बेटी की शादी उस पुरोहित से कर देता था। ये एक तरह से उस प्रीस्ट की स्पिरिचुअल सर्विस के लिए दिया गया सबसे बड़ा गिफ्ट या सम्मान होता। अब ये वाला इंटरेस्टिंग है, आर्ष विवाह। यहाँ दूल्हा दुल्हन के पिता को एक गाय और एक बैल की जोड़ी देता था। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये कोई कीमत या ब्राइड प्राइज नहीं थी। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक गिफ्ट था जिसे धार्मिक कामों में इस्तेमाल किया जाता था। मतलब ये दुल्हन को खरीदने जैसा बिल्कुल नहीं था। चौथा अप्रूव्ड विवाह है प्राजापत्य विवाह। ये ब्रह्म विवाह जैसा ही है, पर एक छोटे से लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फर्क के साथ। इसमें पिता बेटी का हाथ सौंपते हुए कपल को ये आशीर्वाद देता था कि तुम दोनों साथ मिलकर अपनी सोशल और रिलीजियस ड्यूटीज को निभाना। यहाँ फोकस पर्सनल हैप्पीनेस से ज्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। तो देखिए, यहाँ एक क्लियर डिवीजन है। एक तरफ है प्रशस्त विवाह जो धर्म, ड्यूटी और सहमति पर बेस्ड है, और दूसरी तरफ है वो विवाह जिनकी नींव पैसा, जबरदस्ती या धोखे पर टिकी होती है, जिन्हें अप्रशस्त कहा गया। तो चलिए अब उन 4 विवाहों की बात करते हैं जिन्हें आइडियल नहीं माना जाता था और जिनकी समाज में निंदा की जाती थी। ये है अप्रशस्त विवाह। इस लिस्ट में पहला है असुर विवाह। इसमें लड़के वाले लड़की के परिवार को पैसा देते थे। मतलब एक तरह से दुल्हन को खरीदा जाता था। इसे अधर्मी इसीलिए माना गया क्योंकि ये एक महिला को एक चीज या प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करता था जो धर्म के खिलाफ था। और फिर आता है गंधर्व विवाह। बेसिकली ये प्राचीन भारत का लव मैरिज था, जब एक लड़का और लड़की अपने परिवार की मर्जी के बिना सिर्फ आपसी प्यार और अट्रैक्शन के बेस पर शादी कर लेते थे। वैसे इसे सबसे अच्छा तो नहीं माना गया, पर इसे पूरी तरह रिजेक्ट भी नहीं किया गया। ये दिखाता है कि पर्सनल चॉइस का आइडिया हमेशा से रहा है। और एक फन फैक्ट, महाभारत की सबसे फेमस प्रेम कहानियों में से एक, राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी, वो एक क्लासिक गंधर्व विवाह ही था। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि समाज का एक हिस्सा था, भले ही इसे टॉप कैटेगरी में न रखा गया हो। अब जो अगला विवाह है वो नाम से ही काफी कुछ बता देता है, राक्षस विवाह। ये पूरी तरह से हिंसा और फोर्स पर बेस्ड था। इसमें लड़की की मर्जी का कोई सवाल ही नहीं था। उसे जबरदस्ती किडनैप करके शादी की जाती थी, कई बार तो उसके परिवार वालों से लड़ाई करके या उन्हें मारकर। और आखिर में पैशाच विवाह। इससे विवाह का सबसे नीच, सबसे गिरा हुआ रूप माना गया है। ये तब होता था जब किसी महिला के साथ धोखे से या जबरदस्ती तब शादी की जाती थी जब वो होश में न हो, जैसे सो रही हो, नशे में हो या मेंटली अनस्टेबल हो। इसे सबसे घिनौना अपराध माना जाता। अच्छा, इन 8 मेन टाइप्स के अलावा हमारी पौराणिक कहानियों में कुछ और भी प्रैक्टिसेस थीं जो लव और चॉइस के आइडिया को एक अलग ही लाइट में दिखाती हैं। ये भी हमें उस सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ बताती हैं।
स्वयंवर एक ऐसी ही प्रैक्टिस थी जहां स्त्री को अपना पति चुनने का अधिकार मिलता था। होता ये था कि एक मुश्किल चैलेंज रखा जाता था और जो भी राजकुमार उसे पूरा करता, दुल्हन उसके गले में वरमाला डालकर उसे अपना पति चुनती थी। द्रौपदी का स्वयंवर इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है। ये दिखाता है कि विमेन्स चॉइस को इम्पोर्टेंस देने के भी तरीके मौजूद थे। तो हमने 8 अलग-अलग तरह के विवाहों को देखा। कुछ धर्म पर बेस्ड थे, कुछ प्यार पर और कुछ जबरदस्ती और धोखे पर। चलिए अब इस पूरे सिस्टम को एक साथ रखकर देखते हैं। तो बेसिकली प्राचीन भारतीय समाज ने विवाह को एक मॉरल हायरार्की में देखा। सबसे ऊपर थे उत्तम विवाह यानी बेस्ट, जो धर्म और सहमति पर टिके थे। बीच में था मध्यम यानी मिडिल, जो था गंधर्व विवाह, आपसी प्यार पर बेस्ड। और सबसे नीचे थे निम्न विवाह, जो फोर्स, मनी या धोखे पर आधारित थे। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। भले ही ये नियम हजारों साल पुराने हैं, लेकिन ये आज भी हमें कंसेंट, ड्यूटी और सोशल वैल्यूज के बारे में कितना कुछ सिखाते हैं। ये बहस तब भी रेलेवेंट थी और आज भी उतनी ही रेलेवेंट है ना? सोचने वाली बात।